नमस्कार। 9 बजे 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झम्यार। हमारे 9 सहयोगी 9 रिपोर्टर आपको दिन भर जिन खबरों पर नजरें रहने वाली हैं इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने वाले हैं। वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। अभिषेक विजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अपूर्व पाठक अयोध्या से जुड़ रहे हैं, रवि सराफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, दिनेश सिंह प्रयागराज से जुड़ेंगे, हितेश त्यागी देहरादून से, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कमल कुमार रांची से जुड़ रहे हैं और दीपक चावला जोधपुर से जुड़ेंगे और अजान अंसारी दिल्ली से जुड़ेंगे। इन तमाम सहयोगियों से यहां से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं उनसे हम डिटेल में अपडेट लेंगे और वो बताएंगे कि किस खबर पर क्या अपडेट है। लेकिन इन सब के पहले एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बड़ा बयान सामने आया है। मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से एफपीओ रद्द किया जा रहा है। तो अडानी ग्रुप का एफपीओ रद्द करने का ऐलान गौतम अडानी ने किया है। जो हासिल किया वो निवेशकों की वजह से हासिल किया है, यह उनका बयान है। कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, अडानी ये कह रहे हैं। मार्केट में उन्हें नुकसान जरूर हुआ है, निवेशकों को नुकसान ना हो इसे लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। एफपीओ को रद्द करने का ऐलान अडानी की तरफ से किया गया है और फंडामेंटली जो है कंपनी बहुत मजबूत है, रॉक सॉलिड है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अडानी। निवेशकों का हित सर्वोपरि है और इसीलिए कहा है कि उन्होंने अब शेयर के जो दाम गिरे हैं उसके बाद निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारी कंपनी का रिकॉर्ड शानदार रहा है, अडानी की तरफ से ये कहा गया है। हम पर भरोसा जताने के लिए सबका आभार भी व्यक्त किया गया है। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. For me, तो कंपनी का फंडामेंटल जो है वो क्लियर है, रॉक सॉलिड, ये बताने की कोशिश कर रहा है अभिषेक विजय हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अभिषेक, जो बड़ा झटका लग रहा था निवेशकों को, कम से कम वो राहत की सांस ले रहे होंगे क्योंकि 20,000 करोड़ का जो एफबीओ था उसे वापस लेने का, रद्द करने का फैसला किया अडानी ग्रुप ने। बिल्कुल, देखिए कुंदन, ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि 20,000 करोड़ को लेकर के एफपीओ जारी किया गया था और 31 जनवरी को एक सफलतापूर्वक तरीके से ये सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट भी कंपनी ने कर लिया था। लेकिन अचानक से अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है, ये तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उसका भी ये असर हो सकता है। कल जिस तरीके से शेयर टूटे हैं अडानी ग्रुप के, लगभग 26% तक शेयर जो हैं वो टूटे हैं और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल मीटिंग हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया। कल देर रात ही ये चीजें सामने आ गई कि अडानी ग्रुप जो है वो 20,000 करोड़ का जो एफपीओ है उसे रद्द करने जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अभी जो आपने खबर बताई कि खुद गौतम अडानी सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि हमारा बेस जो है बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि निवेशकों का नुकसान हो। हाँ। और निवेशकों के पैसे वापस किए जाएंगे। ये दर्शा रहा है कि निवेशकों में भरोसा और बढ़ाने की कंपनी की कोशिश है। कंपनी का भरोसा इससे और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि झटका कंपनी को लगा है, कंपनी उसे बर्दाश्त करने को भी तैयार है, लेकिन निवेशकों का नुकसान ना हो, यह बार बार कंपनी की तरफ से भी कहा जा रहा है और गौतम अडानी की तरफ से भी कहा जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है और इससे कंपनी के प्रति लोगों का और निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा कुंदन, यह बड़ी बात होती है।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से कल रात ही स्टेटमेंट जारी कर दिया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से कि हम एफपीओ वापस ले रहे हैं और जो निवेशकों का पैसा है वो उन्हें मिल जाएगा। 20,000 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन कंपनी के लिए, गौतम अडानी के लिए या फिर अडानी ग्रुप के लिए बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन जिन लोगों ने निवेश किया था उनके लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। ये बड़ी बात कही गई, लेकिन खुद गौतम अडानी सामने आते हैं, वीडियो संदेश देकर के एक एक चीज को क्लियर करते हैं। ये क्या ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये किया गया गौतम अडानी की तरफ से? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कुंदन कि ये ट्रस्ट बिल्डिंग ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का भरोसा और बढ़ेगा और इन फ्यूचर अगर फिर से कोई अगर कंपनी ये चाहती है कि हम 20,000 करोड़ से ज्यादा का एफपीओ लेकर आए और वो जारी करें, उसके शेयर जारी करें, तो उसमें और ज्यादा निवेशक जुड़ सकते हैं, क्योंकि 31 तारीख को जो ये सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था उसके बारे में कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सफलतापूर्वक हमने इसे सब्सक्राइब करवाया है, लोगों को, निवेशक इससे जुड़े हैं। तो ये बड़ी बात है। और देखिए 31 तारीख को ये चीजें बंद होती हैं और 1 तारीख को ही देर रात ये फैसला ले लिया जाता है कि हम इसे रद्द कर रहे हैं और निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। तो निवेशकों को सोचना भी नहीं पड़ेगा कि चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत आई, कंपनी को कहीं नुकसान हुआ, तो हमारा नुकसान तो कम से कम हुआ नहीं है। और एक और बड़ी बात यह रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं और 413 पन्नों का कंपनी की तरफ से एक जवाब भी दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनके लिए बाजार खोलने की कोशिश है और इसी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग की आई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हालांकि कल शेयर टूटे हैं अडानी ग्रुप के, उस नुकसान से कैसे वो उबर पाते हैं, क्योंकि अब देखिए पहले नंबर पर वो हिंदुस्तान में थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं, अंबानी आगे हो गए हैं, तो ये आगे पीछे का खेल भी चलता रहेगा। लेकिन निवेशकों में भरोसा जो है वो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि निवेशक के पैसे अगर नहीं डूबते हैं तो वो आगे चल करके और निवेश करेंगे। लोगों को भी ये कहेंगे कि भैया निवेश कीजिए इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी आपके पैसे डूबने नहीं देगी। बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ही गौतम अडानी खुद आए, वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा जो बेसिक्स है, किसी भी कंपनी का बेसिक्स जो होता है उससे वो सॉलिड रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता हमारे लिए निवेशक हैं और इसीलिए 20,000 करोड़ का एफपीओ जो उन्होंने लॉन्च किया था उसे वापस लिया है, रद्द किया है और निवेशकों के पैसे अडानी ग्रुप जो है वो लौटाएगा। इससे ट्रस्ट बिल्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग हुई है। एक चीज और जानना चाहूंगा अभिषेक, ये 20,000 करोड़ के निवेश चाहिए था अडानी ग्रुप को, अब चूंकि 20,000 करोड़ वापस भी देने पड़ेंगे, करीब 35% तक शेयर टूटे भी, इसका भी अलग से नुकसान हुआ है, तो क्या किस तरीके से अडानी ग्रुप इसे मैनेज करेगा, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा ये। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी देखिए वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर से वो फिसल गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए यह होता है कि जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आप में भरोसा करके निवेश आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप उनका नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, तो मैंने आपको ये बात भी कही कि इन फ्यूचर अगर एफपीओ लेकर के फिर से आते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो एफपीओ आगे चल करके लेकर के आएगी। जब मार्केट स्टेबल होगा उसके बाद यह संभव है कि हो सकता है ये 20,000 की जगह 40,000 करोड़ का एफपीओ लेकर के आए, इसमें कोई शक भी नहीं है, हो सकता है आगे चल करके लेके आए, क्योंकि कंपनी को पैसे की अगर जरूरत होगी तो एफपीओ लेकर के आएगी ही आएगी। लेकिन इस बीच जो वो खुद सामने आए, गौतम अडानी जब खुद सामने आए हैं, तो भरोसा उन्होंने पूरे देश का जीता है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, जो निवेशक हैं, तो उनका भरोसा उन्होंने आज कम से कम जीत लिया है। शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो गौतम अडानी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने एफपीओ को रद्द किया है और जो निवेशकों के जो पैसे हैं 20,000 करोड़ वो निवेशकों को लौटाए जाएंगे। और ये ऐलान खुद गौतम अडानी ने वीडियो संदेश के जरिए किया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अयोध्या पहुंची हैं शालिग्राम के 2 शिलाएं। फूलों की बारिश के बीच राम भक्तों के चेहरे खिल उठे हैं। आज राम सेवकपुरम में रखी जाएंगी शिलाएं और इसके लिए तैयारियां की गई। इन शिलाओं से बनाई जानी है दरअसल रामलला की मूर्ति, इसलिए इन शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया है। न सिर्फ कितनी खुशी है इसको लेकर? सर बहुत खुशी है, जब हम लोग को मालूम पड़ा कि अयोध्या में शालिग्राम पहुंच रही है तो हम लोग बैंगलोर से ये प्रोग्राम बनाया कि हमें पहुंचना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। मैंने एक ज़िंदगी में एक आदमी जो अपनी सबसे बड़ी खुशी पाता है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम लोगों ने तुरंत प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलना चाहिए अयोध्या। तो हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग बैंगलोर से अयोध्या आए हैं, शालिग्राम जी के दर्शन करने, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मकसद था वो पूरा होता हुआ देख रहा हूँ मैं।
रात में भी आपने दर्शन किया पत्थर? जी हाँ, रात में तो खैर ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाला माहौल था, वही गाने बजाने, जो जय श्री राम के नारे, बहुत खुशी थी, बहुत खुश थे हम लोग। अभी पूजन होगा, जी हाँ। दर्शन होगा, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? सर पूजन होगा, इसमें लेके क्या बोलना, पूजन होगा और राम की मूर्ति बनेगी और राम मंदिर में लगेगी। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं आज साक्षात भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनने जा रही है वो मेरे सामने है। ये मुझे और से बड़ा क्या चाहिए। आपका नाम? शशिकांत शर्मा, बैंगलोर। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये शालिग्राम शिलाओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शालिग्राम की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इन शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया है। इन दो शिलाओं को आप देख सकते हैं, राम सेवकपुरम की तस्वीरें हैं जहां पर ये दोनों शिलाएं रखी गई हैं और यहां पर फूलों से इन शिलाओं को सजाया गया है। ये विशालकाय पत्थर, लाखों करोड़ों साल पुराने ये पत्थर, आप इन्हें देख सकते हैं और यहां पर जो भक्त हैं इन पत्थरों को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अपूर्व हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अपूर्व, हम तस्वीरों को देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हैं। एक भक्त की तस्वीरें भी हमने सुनाई, दिखाई। वो कह रहे हैं कि बैंगलोर से पहुंचे हैं वो सिर्फ इन शिलाओं को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए। आगे क्या होने वाला है? जी जरूर बताया जाएंगे कुंदन की इतनी भारी तादाद में रात में भी भीड़ देखने को मिली थी। पत्थर, ये जो शिला है, शिला को नमन करने के लिए और छूने के लिए, मतलब मानो कि भगवान ही प्रकट हो गए हो। इस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा और इस जो तस्वीरों में आप हमारे देख रहे हैं, इस वक्त भी काफी भीड़ है। और रही बात, अभी लगभग 10:30 पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लाए गए पत्थर को सौंपा जाएगा और पूरे विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन भी किया जाएगा। अपूर्व, बताइए कि ये शिलाएं राम सेवकपुरम में रखी गई हैं, क्या हम भक्त जो देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा पूरे रास्ते नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सड़कों पर जब ये शिलाएं गुजर रही थी तो लोगों का हुजूम था, सैलाब था भक्तों का, राम भक्तों का। यहाँ पर अगर कोई दर्शन करना चाहता है इन शिलाओं के, तो क्या राम सेवकपुरम में जाकर के इन शिलाओं का दर्शन आसानी से किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि कोई रोक टोक नहीं है, सबके लिए आवाजाही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपना दर्शन कर सकते हैं और स्पर्श कर ही रहे हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि जो है हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि इस समय कि बराबर लोग आ रहे हैं, पत्थर का दर्शन कर रहे हैं और जी उमड़ रहा है बना हुआ है। तो पूर्व पाठक कह रहे हैं कि अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं इन शिलाओं को तो राम सेवकपुरम में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। रोक टोक नहीं है, प्रशासन आपको नहीं रोकेगा। इन पत्थरों के दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और ये सिलसिला सुबह से जारी है। शुक्रिया अपूर्व इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। आज कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक होने वाली है। बजट सत्र पर रणनीति तैयार की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक होने वाली है। इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में विपक्षी दलों की भी बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। 31 तारीख को बजट सत्र शुरू हुआ है। कल बजट पेश किया गया। आज राष्ट्रपति के बजट भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसे लेकर के विपक्षी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मंथन करने के लिए आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है, संसदीय समूह की। और इसके अलावा विपक्षी नेताओं के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बैठक करने वाले हैं। सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, किस तरीके से अलग अलग मसलों पर चर्चा की जाए, ये तमाम ऐसे मसले होंगे जिस पर विपक्षी दलों के साथ भी कांग्रेस की बैठक हो सकती है और इसकी अगुवाई करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के संसदीय समूह की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, क्या रणनीति कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए रणनीति कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कल बजट आया है, बजट में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के ऊपर चर्चा नहीं की गई है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस पार्टी
आपको घेरते हुए नजर आएगी। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी लामबंद करने में जो कांग्रेस पार्टी है वो जुटी हुई। इसी बाबत जो है संसद के सत्र से पहले विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग करने वाले हैं और मुद्दा स्पष्ट होगा कि जिस तरीके का सरकार का बजट आया उस पर किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। बड़ा मुद्दा चाइना का है, उससे कैसे उठाया जाए, और महंगाई, बेरोजगारी को जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी एड्रेस कर रही है और विपक्ष भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से विपक्षी दल भी एड्रेस कर रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। इसी के लिए रणनीति बनाया जाएगा और सुबह ये कहा जाए कि अब कुछ देर बाद बैठक की जाएगी और बैठक में बजट सत्र जिस तरीके से चल रहा है उसमें चाइना के मुद्दा कैसे उठाया जाए, क्योंकि पहले भी लगातार कांग्रेस पार्टी ने चाइना का मुद्दा उठाया है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है। तो इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर इस सत्र में मांग की जाएगी। रवि, क्या कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष एक मंच पर आने को तैयार है? कौन कौन से दल के जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ मंथन करने को राजी हुए हैं और बैठ करके बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि सरकार को कैसे घेरा जाए? देखिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 बना था, यूपीए 2 में जितने राजनीतिक दल थे उसके बाद से लगातार विपक्षी दल एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अलग भी होते रहे। तो ये मान के चला जाए कि तकरीबन 10 से 12 जो राजनीतिक दल हैं जो दक्षिण से आते हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए आपको नजर आएंगे। भले ही आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कई बैठकों में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नेता शामिल होते हैं। तो इस तरह की चीजें चलती रहती। पर बजट जो फिलहाल आया है, बजट पे लामबंदी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ किया जाए, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। कई बार ऐसे होते हैं राजनीतिक कारण से, राज्यों के मुद्दे की वजह से जो विपक्षी कई ऐसे दल हैं जो सामने नहीं आते हैं, पर बजट जो है नेशनल मुद्दा है। तो ऐसे में कई विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी एकजुट करने की कोशिश करेगी और एक मंच पे लाने की कवायद की जाएगी। रवि, एक चीज और बताइए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष होगा, क्योंकि अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। मैं ये जानना चाहता हूं राष्ट्रपति के अभिभाषण का कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है, जिस पर विपक्ष की आपत्ति है, और उन मुद्दों को उठा करके उन पर बहस चाहेगा विपक्ष? देखिए, राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हुआ तो उसके बाद तुरंत बाद आपने देखा कि रिएक्शन आने शुरू हो चुके थे और कई तमाम राजनीतिक दलों ने इस अभिभाषण को पॉलिटिकल बताया और सरकार की सराहना करने वाला बताया था। तो ये जो तमाम पूरा अभिभाषण राष्ट्रपति का हुआ था उसे तुरंत विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने सरकार का अभिभाषण बताया था और सरकार को धन्यवाद करने वाला, सरकार को प्रोत्साहन देने वाला और चुनाव वाला बयान बताया था, जिसपे जिस तरीके से राष्ट्रपति की तरफ से जिक्र किया गया, सरकार के कार्य योजनाओं के बारे में बताया गया और जो अब किए गए जो योजनाएं उसका जिक्र किया गया, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया गया। और सरकार की जाहिर सी बात है जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो तारीफ भी करते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में बताते हैं और अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे कुछ कमजोरी है, बदलाव करने की जरूरत है तो उसका भी जिक्र करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिक्र किया गया था, विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया था और साफ तौर पर कह दिया था कि ये चुनावी बयान है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक साथ विपक्ष उस वक्त आपको नजर आया था पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, पर आज कांग्रेस। चलिए, विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए रवि, आपका। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। इधर बजट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी दीपक चौबे ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। आज अमृतकाल का बजट पेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। सर, बात की तो आज बजट पेश हुआ है और खासकर अमृतकाल का बजट है जिसको प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है। इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और खासकर आप अपने मंत्रालय को लेकर? केंद्र सरकार का बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इतने अच्छे बजट के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। प्रमुख रूप से गांव, गरीब किसान, महिला, दलित, आदिवासी और नौजवान सभी के बारे में, उनको आगे बढ़ाने के बारे में अनेक प्रावधान किए गए हैं जो आने वाले कल में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, कृषि क्षेत्र मोदी सरकार की प्राथमिकता पर पहले से ही रहा है। कृषक की आमदनी बढ़े और
कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, इस मामले में मोदी सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं और उसका फ़ायदा आज हमको देश के किसानों में कृषि में देखने को भी मिल रहा है। पिछले दिनों कृषि उत्पादों का 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इस बात का अपने आप में उदाहरण है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाया जा सके, इस दृष्टि से आज टेक्नोलॉजी की अत्यधिक आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निश्चित रूप से 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसान कर सकेंगे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 450 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक खेती के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और किसान को ऋण की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो सके, इसलिए ऋण प्रवाह को 20 लाख करोड़ की सीमा तय की गई है। उस पर ब्याज इंटरवेंशन जो है उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देश की जनता की नज़रों से अगर बजट देखेंगे तो विपक्ष को समझ में आ जाएगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर उन्होंने माथा भी टेका है। जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी है। दरअसल जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं, सुबह में वो जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और अधिकारियों को उन समस्याओं के निराकरण के आदेश देते हैं। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ब्रह्मलीन अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर के उन्होंने माथा टेका है, उन्हें प्रणाम किया है और लोगों से भी सीधे तौर पर जुड़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी वो गोरखपुर में रहते हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। शेखर, क्या जानकारी? देखिए, गोरखपुर का जो गोरक्षनाथ मंदिर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निवास भी है। वो चूंकि वहाँ के महंत हैं, वहाँ के पूरी जिम्मेदारी वो संभालते आए हैं और वहीं से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो लिहाजा उनका कार्यक्रम लगातार वहाँ पर रहता है। वो आते जाते रहते हैं और इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ के समाधि पर जाकर के प्रणाम किया है, पुष्पांजलि दी है और उसके बाद जनता दरबार वहीं पर लगा है मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने फरियादियों की जो दिक्कतें हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको लिया है, अधिकारियों को आदेश दिए हैं। साथ ही जो कूड़ा उठाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो गाड़ियां लगी हैं उनको भी हरी झंडी दिखा करके रवाना करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। बड़ी चीज़ ये थी, इस दौरे का जो अहम पड़ाव था वो ये था कि जो नेपाल से कालीगंडकी नदी से देवशिलाएं आई हैं उनको अयोध्या की तरफ आगे रवाना किया है। वो गोरखपुर पहुंची थीं और वहां पर मुख्यमंत्री ने उनका पूजन अर्चन करके और वापस आगे उसको अयोध्या की तरफ रवाना किया और आज सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया है, जहां पर फरियादियों की बातें सुनी हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनता दरबार लगाया था। शुक्रिया शेखर त्रिवेदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, सीएम पुरुषोत्तम सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 1 बजे कैंप कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय बजट सत्र को लेकर के वो बातचीत करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुरुषोत्तम सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे कैंप कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान वो बजट सत्र और बजट जो पेश किया है कल केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने, इस पर वो अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी प्रेस से मुखातिब होंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे।
केंद्रीय बजट को लेकर के अपनी वो राय रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। हितेश, प्रेस से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री, क्या बातचीत हो सकती है? कोई एजेंडा बताया गया किस मसले पर वो अपनी बात रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से बजट आया और बजट में उत्तराखंड के लिए काफी कुछ चीजें सामने आई हैं, चाहे प्लेट्स को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, कई ऐसी चीजें हैं जो उत्तराखंड को लेकर इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 बजे अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कई सारी ऐसी बातें, हालांकि छोटी सी बातें हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि उत्तराखंड का जो उत्पाद है, जो खाद्य उत्पाद है, उसी को बढ़ावा देने के लिए इसमें कई मुख्य चीजें रखी गई। मुख्यमंत्री कृषि के लिहाज से चाहे वो कोदा झिंगोरा हो, चाहे वो फिर मंडवा हो, कई ऐसी चीजें, क्योंकि लगातार उत्तराखंड अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, देश दुनिया में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो इसी के लिहाज से कई और अन्य बिंदुओं को रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जी हितेश, पत्रकार तो जानना चाहेंगे जोशीमठ को लेकर के अपडेट भी, क्योंकि अब राज्य सरकार ये बता रही है कि केंद्रीय कई एजेंसियां, जो कम से कम आधा दर्जन एजेंसियां वहां पर जांच पड़ताल में और हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री से पत्रकार तो अपडेट भी लेंगे जोशीमठ पर। जोशीमठ को लेकर जो स्थिति है वो अभी सामान्य होती दिख रही है, क्योंकि लगातार वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ में मौजूद है और लगातार जो दरारों का जो सिलसिला है वो अभी रुक गया है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अगर मूसलाधार बारिश वहां पर होती है उसके बाद में जो दरारें हैं वो खिसकती हैं या नहीं खिसकती हैं। लेकिन लगातार वहां पर एनडीआरएफ की टीम वहां पर बनी हुई है, लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। तो इसी लिहाज से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से मुताबिक हो सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लगातार जो पलायन की वहां पर बात है, विस्थापितों की जो वहां पर बात है, वो भी बिंदु इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जोशीमठ को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रख सकते हैं। वहां को लेकर के जो जानकारी है अभी तक वो ये कि जो दरारें थी जोशीमठ में वो फिलहाल चौड़ी नहीं हुई, जितनी चौड़ी हुई थी उतनी है। वहां पर मौसम कैसा रहा है और क्या मौसम के बाद ये गुंजाइश थी हितेश की वहां पर दरारें चौड़ी हो सकती हैं और वो नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ का जो क्षेत्र है उच्च पर्वतीय क्षेत्र हम उसे कहेंगे, क्योंकि वहां पर लगातार बर्फबारी का माहौल है और बर्फबारी में कुछ ऐसी स्थिति सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्थिति जो सामने होने वाली जो स्थिति है वो मूसलाधार बारिश के बाद ही सामने आएंगी, क्योंकि जो दरारें हैं वो पहले के जैसी ही हैं। लेकिन लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। जो बद्रीनाथ का जो चमोली का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी का माहौल वहां पर बना हुआ है। उसी के लिहाज से वहां पर काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं है। लगातार वैज्ञानिक उन सब चीजों की खोज में वहां पर अभी लगे हुए, उन सब चीजों पर मंत्रना वहां पर कर रहे हैं। जी शुक्रिया हितेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, गिरावट के साथ खुला है शेयर मार्केट। सेंसेक्स में अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 433 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही 433 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी 141 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बाजार सेंटिमेंट से चलते हैं और जो अडानी ग्रुप को लेकर के जो बाजार का सेंटिमेंट बना है वो नेगेटिव है और इसलिए बाजार जो है गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स में 433 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी ग्रुप के शेयर भी गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने अपने हाल ही में लॉन्च एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है, रद्द कर दिया है और निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का ऐलान भी खुद गौतम अडानी ने किया है वीडियो संदेश के जरिए। लेकिन इन सब के बीच जो सेंसेक्स है, जो निफ्टी है, उसके शेयर गिरे हैं। 433 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में। निफ्टी भी 141 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाजार में हड़कंप मचा हुआ है अडानी ग्रुप में जो उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज प्रयागराज जाएंगे बाबा बागेश्वर। इस वक्त की बड़ी खबर, मेजा में आज 3 घंटे का दरबार लगाएंगे बाबा बागेश्वर, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रयागराज में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगेगा, संत महात्माओं से भी आशीर्वाद लेंगे। आज 3 घंटे का दरबार लगेगा प्रयागराज में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश इस पर जानकारी देने के लिए प्रयागराज जुड़े हैं। दिनेश, क्या जानकारी?
देखिए कुंदन, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में आए हैं। यहाँ वो स्नान करने के लिए गए हुए हैं। स्नान करने के बाद माघ मेला क्षेत्र में जो विभिन्न शिविरों में साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में भी जाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं स्वामी वासुदेवानंद जी, उनसे भी मुलाकात होगी। तो साधु संतों के शिविरों में जाकर पहले सबसे पहले उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। उसके बाद मेजा का एक कुंवरपट्टी गांव है जहां पर मां शीतला कृपा महोत्सव चल रहा है, वहां पर आचार्य शास्त्री जाएंगे और वहां पर वो अपना सकते हैं। जी कुंदन। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का आज वहां पर दरबार भी सजेगा? अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो उनका कहना है कि थोड़ी देर के लिए उनसे प्रार्थना की जाएगी कि वहां पर अपना दिव्य दरबार लगाए, लेकिन अभी ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री इसकी अनुमति देते हैं या नहीं देते। जी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस है आज और दुमका के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन इस रैली में शिरकत करेंगे। तो जेएमएम का स्थापना दिवस है आज और इसे लेकर के दुमका के गांधी मैदान में बड़ी रैली की तैयारी की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस है आज और इसे लेकर के आज बड़ी तैयारी दुमका के गांधी मैदान में होने की गई है। यहां पर बड़ी रैली होगी। शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के कटआउट और पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दुमका के गांधी मैदान में रैली का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 44वां ये स्थापना दिवस है जिसकी तैयारियां जो है भव्य तरीके से की गई है। दुमका के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है और यहां पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का संबोधन भी यहां पर होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। 44वां स्थापना दिवस के मौके पर दुमका में गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसे संबोधित करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो दुमका के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। जेएमएम का स्थापना दिवस है आज। दुमका के गांधी मैदान में बड़ी रैली आयोजित की गई है। वहां पर भव्य तैयारियां की गई है। पार्टी के बैनर और पोस्टर से पूरे इलाके को बांट दिया गया है। वहां पर हर सड़क पर जेएमएम के पोस्टर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्टर लगे हैं। शिबू सोरेन जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, उनके पोस्टर लगाए गए हैं। कमल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दुमका जुड़ रहे हैं। कमल, वहां पर किस तरह की तैयारी और क्या जेएमएम अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है? देखिए, जिस तरह से अभी अमित शाह का भी दौरा हुआ था पिछले दिनों और लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी है और कहीं ना कहीं 2 वर्षों से जो कोरोना काल था उस वजह से भी जो ये स्थापना दिवस था वो नहीं मनाया जा सका था। तो कहीं ना कहीं 44वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी होना है। अगला वर्ष चुनावी वर्ष होगा, इसको भी ध्यान में रखते हुए सारी चीजें जो तरीके से जो है एक बार फिर से रैली की जा रही है ताकि जो वहां की जनता है संथाल परगना की उस पर प्रभाव छोड़ सके जेएमएम और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले यह शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। जी, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर कमल पहुंचेंगे? जेएमएम की तैयारी क्या है? कितने लोगों को वहां पर इकट्ठा करके जेएमएम की ताकत का मुजाहरा पेश कर सके जेएमएम, इसकी तैयारी की गई है? ये हर वर्ष यह मनाया जाता था स्थापना दिवस, इस बार 44वां स्थापना दिवस है और कहीं ना कहीं जो इस बार है वो भारी संख्या में लोग वहां जुटेंगे। कहीं ना कहीं ये 2 साल बाद हो रहा है कोरोना काल के बाद,
तो संख्या जो होगी वो काफी होगी और तैयारी भी भव्य की गई है गांधी मैदान में, और उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग वहां जुटेंगे। और इस दौरान जो दिसोम गुरु है शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इसके साथ साथ झामुमो के बड़े लीडर्स वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। और एक शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जो 2 साल तक स्थापना दिवस नहीं मनाया जा सका था सही तरीके से, वह इस बार मनाया जाएगा। जी शुक्रिया कमल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान के जोधपुर से जुड़ी हुई है। G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आज होने वाली है। 4 फरवरी तक ये रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर मंथन किया जाना है। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोडल बनाया गया है। इस बैठक के लिए भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 सम्मेलन के तहत राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही बैठक दुनिया के श्रमिकों और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोजगार कार्य समूह की इस पहली बैठक में खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास के वैश्विक मानक तय करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। तो 4 फरवरी तक ये बैठक चलेगी। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर तमाम देशों के प्रतिनिधि जो है मंथन करेंगे। 4 फरवरी तक ये बैठक चलने वाली है। राजस्थान के जोधपुर में आज इस बैठक की शुरुआत होगी और तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। तो जोधपुर में ये बैठक आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। आज तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। रोजगार कार्य समूह की ये बैठक होने वाली है जोधपुर में, जो 4 तारीख तक चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 समूह की रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है वो आज जोधपुर में शुरू हो रही है। 4 तारीख तक ये बैठक चलेगी। राजस्थान के जोधपुर में ये बैठक आयोजित की जा रही है। रोजगार कार्य समूह की बैठक है। पूरी दुनिया में और खासतौर पर सदस्य देशों में इंडस्ट्रीज की जरूरत और श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाने की जरूरत है, इस पर मंथन किया जाएगा। रोजगार कार्य समूह की इस पहली बैठक में खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंथन करने वाले हैं। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास के वैश्विक मानक तय करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। और ये बैठक 4 फरवरी तक चलने वाली है। रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो 4 तारीख तक चलेगी। G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों को कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। दीपक चावला हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बैठक शुरू हो गई है और क्या क्या एजेंडा इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल 2 फरवरी से और 4 फरवरी यानी कि अगले 2 दिन तक G20 जो देशों की जो मीटिंग है वो जोधपुर में होने वाली। इससे पहले उदयपुर में हुई थी और ये कह सकते हैं कि रोजगार से जुड़ी एक अहम बैठक है। कैसे G20 देशों में आपसी समन्वय बढ़े, कैसे रोजगार बढ़े और किस तरह से स्किल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कल से जो प्रतिनिधि है G20 के वो आने शुरू हो गए थे और लगभग आज मीटिंग जो है बैठक वो शुरू होगी। तो लगभग सारे प्रतिनिधि G20 के पहुंच चुके, भारत के भी पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हो कि एक अहम बैठक यहाँ पर जोधपुर में होने वाली है। जोधपुर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुका है। पूरा एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पर बैठक है वहां तक पूरे रंग रोपण, पूरी सड़कें बन चुकी है, दीवारें अच्छी बन चुकी है, उन पर पोस्टर लगाए गए, भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि पूरी जोधपुर जो है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है और कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। विशेष तौर पर रोजगार से कैसे भारत
और अन्य देशों में आपसी समन्वय बढ़े, कैसे रोजगार आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट, भारत हमेशा स्किल डेवलपमेंट को फोकस करता है, कैसे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोग जो कलाकार है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कह सकते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर ये अगले 2 दिन तक बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, जिससे कई महत्वपूर्ण डिसीजन, निर्णय निकल कर आएंगे और किस तरह से फाइनेंसिंग की जाए। G20 देश आपसे नहीं जुड़े हुए, कैसे एक दूसरे देश को सपोर्ट करे, फाइनेंस करे, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर कुंदन अहम बैठक और अहम जो निर्णय वो होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। सिकल सेल एनीमिया रोग को लेकर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ लक्ष्य तय किया गया है। 2047 तक इसे पूरी तरीके से खत्म करने का युद्ध छेड़ा है। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अभियान चलाएंगी। सिकल सेल एनीमिया को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। 2047 वो साल तय किया गया है जब सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के इस ओर योजनाएं बनाएंगी और इस पर अमल करेंगी। सिकल सेल एनीमिया को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से। अजान अंसारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़े। अजान, क्या लक्ष्य तय किया गया वो तो आपने बता दिया, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा, बड़ा सवाल यह है। देखिए, बिल्कुल कल जो बजट पेश हुआ है उसमें बड़ी घोषणा की गई है। जो स्किल एनीमिया जो बीमारी है, स्किल सेल एनीमिया, उसको 2047 तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके तहत जो 1 साल से लेकर 40 साल के जो व्यक्ति हैं उनका जो ब्लड टेस्ट किया जाएगा और समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। तो इसको पूरा 2017 तक खत्म करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्वक भी है, क्योंकि जो भारत की 3% आबादी है वो इससे संक्रमित है। तो कहीं ना कहीं बड़ी, और हम एक आंकड़े पर अगर नज़र डालें तो 2015 से 16 के एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें ये पाया गया है कि 58% छोटे बच्चे और 53% जो महिलाएं हैं वो इससे संक्रमित हैं, और 23% आबादी ऐसी है जो इससे संक्रमित हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक विशेष अभियान पर काम कर रही है, इस योजना पर काम करेगी और 2047 तक इसे पूर्ण तरीके से ख़त्म करने का काम किया जाएगा। और जिस तरीके से इस पर लक्षण पर अगर हम नज़र डालें तो अगर छोटे बच्चों को बचपन से बीमारियां हो रही हैं, या हड्डियों में दर्द है, या मांसपेशियों में दर्द है, या सूजन आपके शरीर में आती है, तो तरह तरह के जो लक्षण हैं, या बार बार इन्फेक्शन आपके शरीर में होना, तो ये आपके स्किल सेल एनीमिया की निशानी है। तो इसको ख़त्म करना भी महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार इस पर कहीं ना कहीं विशेष रूप से काम करने वाली है, जिसके तहत ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस योजना पे काम किया जाएगा जो 2047 तक ख़त्म इसको किया जा सके। कुंदन, शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आसान आपका। वहीं बजट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। जी, इस वक्त मेरे साथ देश के रेल मंत्री न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये पूरा बजट था, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इससे थीं। अब हम मंत्री जी से ही जानेंगे दरअसल रेल को क्या मिला, क्योंकि बेहतर तरीके से जो जानकारी है आम जनता तक वो मंत्री ही जी दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पे। और अगर देखा जाए 2013-14 की हम बात करें तो 9 गुना ज़्यादा बजट इस बार रेलवे को मिला है। कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा और किन किन सेक्टरों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस बजट से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मैसिव तेज़ी आएगी, पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत मैसिव तेज़ी आएगी। आपने देखा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे स्टेशन, मीडियम साइज़ के स्टेशन, सारे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा इस साल में। और जो वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से पैसेंजर्स का रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, उसका प्रोडक्शन रैंप अप किया जाएगा। 3 और जगह है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में, तीनों जगह वंदे भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा, बहुत ही रैपिडली लॉन्च होगा। नए मॉडल्स बनेंगे वंदे मेट्रो के, जो कि रीजनल एरिया के लिए। पीएम साहब ने कहा कि बड़े शहर के आसपास के जो छोटे हैबिटेशंस हैं उनको रैपिडली कनेक्ट करने के लिए वंदे मेट्रो का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस साल वो भी निकलेगा।
दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन, जैसा कि बजट में कहा गया था, ग्रीन ग्रोथ। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स उसमें जुड़ें, तो तरीका ऑलरेडी अपना लिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे जुड़ गए हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक से दूसरी तीसरी फैसिलिटी पे जाएं। तो अब तक ICF चेन्नई में बनता था, अब ICF चेन्नई से आगे आके सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में बनेगा। तो इससे करीब आज जैसे करीब समझो तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 1 ट्रेन इज़ कमिंग आउट नाउ। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे सर, वहाँ पर बातचीत हुई। वंदे भारत का जो पूरा एक डिमांड है, विदेशों में क्रेज है वंदे भारत का, और मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांड और बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भारत बाकी देशों को भी इस कॉन्सेप्ट है 2-3 वर्षों के अंदर अंदर वंदे भारत का एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बातों को रखा और बताया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो रेलवे है वो ग्रोथ के साथ दौड़ने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। इमरान सरकार में मंत्री थे। शेख रशीद ने जरदारी पर दरअसल बयान दिया था। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें लेकर के बयान दिया था और उन पर आरोप लगाए थे कि इमरान खान पर जो हमला किया गया उसके पीछे आसिफ अली जरदारी जिम्मेदार थे। इस बयान की वजह से ही कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके सहयोगियों के साथ मारपीट करते हैं, उनके घर के दरवाजे खिड़कियां तोड़ देते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल इमरान खान के बेहद करीबी बताए जाते हैं शेख रशीद और उन्हें जरदारी पर आरोप लगाने की सजा मिली है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रात शेख रशीद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। मियां ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली, बिल्कुल सर, और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो और ये SHO ये शोकाज। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव देखने को मिला है। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया और 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जो लोग पोलैंड के बताए जाते हैं। यहाँ पर बर्फीला तूफान और एवलांच के शिकार हुए हैं ये तमाम पर्यटक। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी भी बर्फ के नीचे कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, वहां से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। गुलमर्ग में दरअसल जबरदस्त बर्फबारी हुई है और कल हुए एवलांच में अभी तक जो जानकारी है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जो पोलैंड के बताए जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है और ये पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई और वहां पर फंसा हुआ तो नहीं है। एवलांच की कुछ खतरनाक तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही।